नमस्कार दोस्तों। इंडिया के सबसे प्रामाणिक और उभरते हुए संस्थान एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और आज हम एक नए जोश, नई उमंग और नए उल्लास के साथ नया चैप्टर अकार्बनिक रसायन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले तो उप सहसंयोजक यौगिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर बोर्ड में 4 मार्क्स का चैप्टर है और अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर बहुत इजी है और चलो तो चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो अपना टॉपिक है अकार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अकार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों, अकार्बनिक रसायन में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वह 3 टाइप के होते हैं। तो अपने पास फर्स्ट टाइप है, इसमें फर्स्ट जो कंपाउंड है वह है अपने पास साधारण लवण। साधारण लवण, सिंपल सोल्ट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल सोल्ट, साधारण लवण, सिंपल सोल्ट। अब बच्चों, सिंपल सोल्ट क्या होता है? जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वे यौगिक जो अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं और जिनको जल में घोलने पर या जल में डिजोल्व करने पर अपने सरल आयनों में टूट जाते हैं, साधारण लवण कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल से आपके समझ में आएगा कि साधारण लवण क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं लेता हूं, जैसे NaCl। NaCl एक साधारण लवण है क्योंकि ये अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण की क्रिया के फलस्वरूप बनेगा। अब यहाँ बात करूँ तो ये लवण HCl अम्ल व NaOH क्षार के उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होगा अपने को। और अगर मैं इसको जल में डालता हूँ तो जल में डालने पर ये सिंपल आयनों में ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। सेम अपने पास एक दूसरा साधारण लवण है K2SO4। अब K2SO4 कैसे ब्रेक होगा? अपने पास पोटेशियम 2 है तो 2K प्लस SO4 माइनस 2 में ब्रेक हो जाएगा। तो ये अपने पास सिंपल केटायन अर्थात सरल धनायन हो गया और सल्फेट बोले तो सरल ऋणायन हो गया, जिस पर चार्ज क्या है? -2 है। अब अपने को बात करनी जैसे Al2SO4 का होल थ्राइज एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसको अपने को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने का जो फॉर्मूला रहता है जनरली वह अपने पास ये रहता है, जो आपको बताया जाना चाहिए। AX प्लस BY वाला फॉर्मूला रहता है। इसी के हिसाब से कोई भी कंपाउंड अपने आयनों में ब्रेक होता है। तो सबसे पहले अपने पास जो A दे रखा है वह अपने पास कोई केटायन होगा और X है वह उसके नंबर होंगे, B अपने पास एनायन होगा और Y उसके नंबर होंगे। तो वह ब्रेक कैसे होगा वह फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे X, फिर लिखेंगे सिंपल केटायन A और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? क्रॉस में ये आएगा तो प्लस Y आएगा। फिर अपने पास Y आ जाएगा, फिर एनायन लिखेंगे, ऋणायन लिखेंगे, माइनस में B आ जाएगा अपने पास और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? माइनस में
एक्स आ जाएगा। इस टाइप से अपने को ब्रेक करना है। अब जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर ब्रेक करते हैं तो एल्यूमिनियम अपने पास दो हैं, तो 2Al एल्यूमिनियम। अब इसके ऊपर आवेश क्या आएगा, चार्ज क्या आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज ही आएगा, प्लस में 3 आएगा, तो प्लस में y का मतलब हो गया +3। फिर लिखेंगे अपन ऋणायनों की संख्या, तो 3 अपने पास क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा SO4, और इसके ऊपर आवेश क्या आएगा, -2 आवेश आएगा। तो इस प्रकार अपने को क्या करना है, किसी भी जो अपने पास साधारण लवण दे रखा है उसको सिंपल धनायन और सिंपल ऋणायन में ब्रेक करना है। तो साधारण लवण आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है अपने पास द्विक लवण। द्विक लवण बोले तो डबल सोल्ट, डबल सोल्ट। अब डबल सोल्ट क्या होता है बेटा जी, नाम से पता चल रहा है डबल सोल्ट। तो डबल सोल्ट का मतलब यह है कि वे अकार्बनिक यौगिक जो दो साधारण लवणों के संयोग से बनते हैं उनको बोलते हैं डबल सोल्ट। और इनका दूसरा गुण हो गया, इनको जल में घोलने पर, वाटर में डिजोल्व करने पर ये सिंपल आयनों में ब्रेक हो जाएंगे, साधारण आयनों में टूट जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण है अपने पास K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2 जिसे पोटास एलम कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पोटास एलम या पोटास फिटकरी कहा जाता है। ये पोटास एलम का क्या है, सूत्र है, एलम या फिटकरी एक ही बात है। अब यहाँ इस द्विक लवण की बात करूं तो मैं ये दो साधारण लवणों के सहयोग से बना, एक साधारण लवण तो हो गया K2SO4 और दूसरा साधारण लवण हो गया अपने पास Al2SO4 का होल थ्राइस। पोटेशियम सल्फेट हो गया एक और दूसरा हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। वह क्या होगा, जल के साथ जल योजित होकर पोटास एलम का निर्माण करेगा। अब इनकी मैं बात करूं तो अगर मैं इनको जल में डिजोल्व करता हूं, इसको मैं अगर जल में डिजोल्व करता हूं, जल में घोलता हूं, तो ये सिंपल आयनों में ब्रेक होगा, K+ बनेगा, SO4-2 बनेगा और Al+3 बनेगा। तो इस प्रकार ये क्या होगा, 3 साधारण लवणों में टूट जाएगा इसी प्रकार। दूसरा अपने पास एग्जाम्पल है मोहर लवण। जैसे मोहर लवण क्या होता है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। और यहाँ 6 जल के अणु होंगे, तो ये अपने पास हो गया मोहर लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS हो गया, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं मोहर लवण, जो टाइट्रेशन वगैरह में यूज आता है। पोटेशियम परमैंगनेट की टाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें इसका यूज होता है मोहर लवण का। अब मोहर लवण को या FAS को अगर जल में घोलेंगे तो वह 3 सिंपल आयन देगा, Ap+2, अमोनियम +1 और SO4-2। तो इस प्रकार वह 3 साधारण लवणों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल है अपने पास KCl.MgCl2.6H2 जिसको कार्नेलाइट के रूप में जाना जाता है, कार्नेलाइट के रूप में जाना जाता है। तो कार्नेलाइट में वही सेम क्या हो गए, 3, इसको अगर जल में घोलेंगे तो 3 सिंपल आयनों में ये ब्रेक हो जाएगा। कौन कौन से 3 सिंपल आयनों में,
एक हो जाएगा अपने पास पोटेशियम प्लस आयन, एक हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस 2 आयन, और एक हो जाएगा Cl माइनस आयन। तो द्विक लवण आपको समझ में आ जानी चाहिए कि द्विक लवण ऐसे अकार्बनिक यौगिक होते हैं जो दो साधारण लवणों के सहयोग से मिलकर बने होते हैं और जल में घोलने पर वह सिंपल आयनों में ब्रेक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अपना तीसरा टॉपिक है जिसके बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना है, वह है अपने पास में संकुल लवण। संकुल लवण कॉम्प्लेक्स सोल्ट, कॉम्प्लेक्स सोल्ट जिसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब इसको उप सहसंयोजक यौगिक क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और दूसरी स्पीशीज अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उप सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन होता है। इस कारण इसको उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब संकुल लवण का मतलब यह है कि ऐसे अकार्बनिक यौगिक जो दो साधारण लवणों के सहयोग से तो मिलकर बने ही होंगे, लेकिन उसको जल में घोलने पर वह सिंपल आयनों में नहीं टूटकर संकुल आयनों में टूटेंगे। संकुल आयनों में टूटने से तात्पर्य यह है कि अगर धनायन सरल आयन में टूट जाता है तो ऋणायन संकुल आयन में टूटेगा, और ऋणायन अगर सरल आयन में टूट जाता है तो संकुल धनायन में टूटेगा, या दोनों संकुल में भी टूट सकते हैं अपने पास। तो जैसे मैं आपके सामने सिंपल एग्जांपल की बात करता हूं, अपने पास एक है पोटेशियम साइनाइड और एक है अपने पास आयरन साइनाइड, फेरस साइनाइड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो वैलेंसी है वह +2 आएगी। यहाँ इसको AX/BY के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो AP के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2 आएगा। +2 का मतलब है अस्टेट, लोअर स्टेट, तो इस वजह से फेरस, और ये हो गया साइनाइड, और यहां पर ये हो गया अपने पास पोटेशियम साइनाइड। ये दोनों अपने पास क्या हो गए, साधारण लवण हो गए। अब पोटेशियम साइनाइड के 4 अणु और फेरस साइनाइड का 1 अणु अगर अभिक्रिया करता है तो अपने पास संकुल यौगिक K4APCN6 का फॉर्मेशन होता है, जिसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इसका सिंपल नाम हो गया। तो ये मिलकर क्या दो साधारण लवणों के संयोग से बनेगा, उनका कोई निश्चित अनुपात होगा, तो ये संकुल बन गया अपने पास। अब इस संकुल लवण की जो अगली प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको जल में विलय कराता हूं, जल में इसको घोलता हूं, जल में इसको डालता हूं मैं, तो जल में डालने पर ये क्या सरल आयनों में नहीं टूटकर, सरल आयनों में नहीं टूटकर संकुल आयनों में टूटेगा। तो यहाँ पर वही टूटने का तरीका अपने पास AX+BY का फॉर्मूला रहेगा। तो सबसे पहले X अपने पास है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर आ जाएगा अपने पास पोटेशियम, और यहाँ पर चार्ज कुछ नहीं है, तो सॉरी चार्ज के यहाँ पर कोई संख्या कुछ नहीं है, तो प्लस का 1 हो जाएगा अपने पास, और APCN6 पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो संकुल लवण है, जो संकुल लवण है
वह अपने पास किसमें ब्रेक हो गया? संकुल लवण साधारण धनायन में, साधारण धनायन वह संकुल ऋणायन में परिवर्तित हो गया, संकुल ऋणायन में परिवर्तित हो गया अपने पास। तो यहाँ जो ध्यान देने योग्य बात है, द्विक लवण डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में अंतर बस इतना है कि जो डबल सोल्ट हैं वह जल में विलय करने पर सरल आयनों में टूटते हैं, जबकि संकुल लवण जल में विलय करने पर संकुल आयनों में टूटते हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिटेल से मैं आपको बताना चाहूँगा, किस प्रकार उसमें जो परिभाषा वगैरह हैं वह हम देख लिए हैं। अब जो नेक्स्ट जो अपना यह है तो उसमें महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और चैप्टर का नाम भी यही है, तो उप सहसंयोजक यौगिक। तो उप सहसंयोजक यौगिक कैसे बना ये हम देख लिए हैं अभी। उप सहसंयोजक शब्दावली भी बोल सकता हूं मैं, अब इसमें शब्दावली की बात करेंगे अलग अलग, फिर इसके टाइप वगैरह पढ़ेंगे। तो अपने पास सिंपल यौगिक मैंने बनाया, जो कहाँ से बनाया मैंने, पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड को आपस में वियोजित कर एक संकुल यौगिक बनाया, जिसे उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब इसमें दो पार्ट है अपने पास, एक बाहर वाला पार्ट है और एक अंदर वाला पार्ट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। अब जो भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगी वह भले लेफ्ट साइड में हो सकती है या राइट साइड में हो सकती है, उसको बोलेंगे आयन मंडल बोलेंगे, आयन मंडल बोलेंगे। और जो क्वांटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी उसको बोलेंगे समन्वय मंडल, समन्वय मंडल बोलेंगे। इंग्लिश में इसको आयोनाइजेशन स्पेयर बोलते हैं बेटा जी, आयोनाइजेशन स्पेयर बोलते हैं। और समन्वय मंडल को दोस्तों कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर अपने पास आयन मंडल अगर लेफ्ट साइड में है तो वह जनरली क्या होगा, वह धनायन होगा। और अगर आयन मंडल राइट साइड में, राइट साइड मीन्स जैसे एग्जांपल के लिए PtCl का होल 4 और यहां पर मैंने लिख दिया SO4 लिख दिया। तो यहां पर जो अपने पास आयन मंडल है वह राइट साइड में, इस वजह से ये जो आयन मंडल होगा ये ऋणायन होगा। तो इसी के आधार पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा, संकुल के ऊपर चार्ज इसी के आधार पर आएगा। अगर अपने पास आयन मंडल लेफ्ट साइड में है तो वहां धनायन आएगा, तो संकुल क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। और आयन मंडल अगर लेफ्ट साइड में है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और संकुल क्या हो जाएगा, संकुल पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं जो अपने पास आयन मंडल है, इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके जस्ट आगे जो भी अपने को दे रखा होगा वह केंद्रीय धातु दे रखी होगी। क्या नाम होगा उसका, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन।
केंद्रीय धातु आयन को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल आयन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ये होगा अपने पास। केंद्रीय धातु आयन से जुड़े अन्य सभी क्वांटिटी वह सब क्या कहलाएंगे? वह सब कहलाएंगे लिगेंड्स। तो ये सब क्या होंगे? ये होंगे लिगेंड होंगे। और जो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वह लिगेंड की संख्या को बताएगी। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वह किसको बताएगी? नंबर ऑफ लिगेंड बताएगी अपने पास। नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहां पर अपने पास केंद्रीय धातु क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। आयरन क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा अपने पास केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु हो जाएगा। और Cn साइनो क्या हो जाएगा? Cn लिगेंड हो जाएगा। और लिगेंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। लिगेंडों की संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए यहां तक कि किस प्रकार से जो उप सहसंयोजक यौगिकों की शब्दावली है उसमें केंद्रीय धातु आयन किसको बोलते हैं, लिगेंड किसको बोलते हैं, और समन्वय मंडल और आयन मंडल किस चीज को बोलते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं उप सहसंयोजक यौगिकों के वर्गीकरण की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह इसी में आगे हैं, उप सहसंयोजक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप सहसंयोजक यौगिकों का वर्गीकरण। तो जनता लोगों, जो भी अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं वो 4 टाइप के होते हैं। अब 4 टाइप कौन कौन से हो गए? पहला टाइप हो गया अपने पास सरल धनायन व संकुल ऋणायन। ऐसा उप सहसंयोजक यौगिक जिसमें धनायन तो सरल हो और ऋणायन संकुल के रूप में हो, वह हो गया। एग्जाम्पल के लिए K4APCN6 हो गया। अब यहाँ पोटेशियम धनायन, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये सरल धनायन देगा और संकुल क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। दूसरा अपने पास हो गया संकुल ऋणायन या संकुल धनायन व सरल ऋणायन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया PTCl का होल 4 और ये ब्रैकेट और SO4। तो यहाँ पर जो धनायन है वह संकुल के रूप में आ गया और ऋणायन सरल के रूप में आ गया। और तीसरा हो जाएगा अपने पास संकुल धनायन व संकुल ऋणायन। इसका उदाहरण हो जाएगा अपने पास Cu या
AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस Ag और Cl2 का होल नेगेटिव। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर दोनों आयन किस रूप में है? संकुलों के रूप में। और चौथा हो गया उदासीन संकुल यौगिक। उदासीन संकुल यौगिक जिसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने पास Ni धातु कार्बोनिल यौगिक, CO का होल 4, ApCO का होल 5 आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो इस प्रकार उप सहसंयोजक यौगिकों का वर्गीकरण 4 टाइप से किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू। राम राम सा।